हाय गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने लिमिट पॉइंट और लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करी थी। तो उसी के कंटिन्यूएशन में द रिलेशनशिप बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड बाउंडेड सेट क्या होता है, अब बाउंडेड सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट में रिलेशन क्या होगा, एंड देन लिमिट पॉइंट और सब सीक्वेंस का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करेंगे इस सेगमेंट में। तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस en, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट जो आपका a के है वो बिलोंग करना चाहिए a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन में, यानी कि हर नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म होंगी। तो वो पॉइंट जो होगा जिसके नेबरहुड में आप बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब देखो अगर मेरा सीक्वेंस लिमिट पॉइंट रखेगा, ठीक है, तो इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर इज अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देन इसका डिस्कशन करते हैं। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस विच इज अल्फा एन के सच दैट दिस अल्फा एन के, या उसको नाम दे देते हैं ए एन के। ठीक है, सच दैट ये जो ए एन के है इज कन्वर्जेस टू अल्फा एज एन के टेंस टू इंफिनिटी। तो अगर मेरे पास सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो आपका पहला काम क्या है, आपके पास एक सब सीक्वेंस जरूर मिलेगा जो उस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगा, और इनफैक्ट एक नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंस मिलेंगे जो उस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेंगे, और ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देन इन दोनों को एक साथ डिस्कस करता हूं कि अल्फा बिलोंग्स टू आर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एन। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सब सीक्वेंसेस say a n k such that these a n k converges to alpha for all as n k tends to infinity। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसीक्वेंस मिलेंगे जो कन्वर्ज करेंगे। एटलीस्ट एक का ऑप्शन भी हो सकता है, इनफाइनाइट के बारे में भी आपसे वो पूछ सकता है। तो रीजन क्या है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर अल्फा लिमिट पॉइंट है तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 a of k belongs to alpha minus epsilon, alpha plus epsilon for infinite n। ठीक है, इनफाइनाइट n के लिए ये इनफाइनाइट k के लिए ये इंफॉर्मेशन होगी। और जब भी हमें किसी भी चीज को सिक्वेंशियल डेफिनेशन से लिख करना है तो अगर एप्सिलॉन स्मॉल क्वांटिटी है तो उसकी जगह 1/n के टाइप का यूज करना है, और एप्सिलॉन अगर लार्जर क्वांटिटी यानी कि इन्फिनिटी की या माइनस इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं तो n या माइनस n यूज करना है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एवरी एप्सिलॉन विच इज इन अ नेबरहुड ऑफ 0। तो फॉर एवरी n के, कोई एक n के नेचुरल नंबर पिक कर रहा हूं सच दैट n1 लेस देन n2 लेस देन n3 एंड सो ऑन। ठीक है, और n के कहां टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं एप्सिलॉन को पुट करता हूं 1/n के तो इंप्लाइज क्या होगा, यहां पे कोई ना कोई ए एन के मिलेगा जो कहां से बिलोंग करेगा, अल्फा माइनस 1/n के, अल्फा प्लस 1/n के, क्योंकि इस रीजन में सीक्वेंस की कितनी टर्म्स है, इनफाइनाइट है। अगर मैं एप्सिलॉन को ये पुट कर देता हूं तो तब भी ऐसा होगा। तो इंप्लाइज एज एन के टेंस टू इंफिनिटी, ये क्वांटिटी कहां जा रही है, अल्फा पे, ये क्वांटिटी भी कहां जा रही है, अल्फा पे। तो इनके इन बिटवीन जो क्वांटिटी है तो बेसिकली यहां क्या होगा, अब इंप्लाइज अल्फा माइनस 1/n के टेंस टू क्या है, अल्फा, और ये लेस देन और इक्वल टू क्या है, ए एन के लेस देन और इक्वल टू अल्फा प्लस 1/n के, और ये भी कहां टेंड कर रहा है, अल्फा पे। तो इंप्लाइज ए एन के मस्ट कन्वर्जेस टू अल्फा, और ए एन के क्या मिल गया, सब सीक्वेंस मिल गया। क्लियर। तो अगर आपके पास अल्फा लिमिट पॉइंट है
तो एक सब सीक्वेंस जरूर मिलेगा जो अल्फा की तरफ कन्वर्ज करेगा। और कन्वर्स पार्ट ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि अगर एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो ये जो अल्फा है इस सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि लिमिट इज ऑलवेज लिमिट पॉइंट। और सब सीक्वेंस में जो टर्म आ रही है वो सीक्वेंस में से ही आ रही है, और इनफाइनाइट टर्म आ रही है, तो अल्फा ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। तो कन्वर्स प्रॉब्लम नहीं है, यहां से यहां पे जो डिस्कशन था वो ये है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्यों ट्रू है? सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है कि ये जो ई एन के कन्वर्ज कर गया अल्फा पे, आपका जो ई एन के है जो अल्फा पे कन्वर्ज कर गया, तो उसके पास जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वो भी अल्फा पे ही जाएंगे, क्योंकि अगर सीक्वेंस अल्फा की तरफ जा रहा है तो हर सब सीक्वेंस कहां जाएगा? अल्फा की तरफ। तो करना क्या है? ई एन के कन्वर्जेस टू अल्फा, तो एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ई एन के ऑल्सो कन्वर्जेस टू अल्फा, और ई एन के का जो सब सीक्वेंस होगा वो ई एन का भी तो सब सीक्वेंस होगा। तो इंप्लाइज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू अल्फा। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस है। क्या रिलेशनशिप है? अगर आपको कहीं भी दिख गया कि देयर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, तो इंप्लाइज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंस विच आर कन्वर्जेस टू दैट लिमिट पॉइंट। ठीक है, और देयर एग्जिस्ट की बात कर सकते हैं, इनफाइनाइट की बात कर सकते हैं, दोनों ट्रू हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस ई एन बाउंडेड है, तो मैं रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा हूं बाउंडेड सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट के बीच में। ठीक है, और इन्हीं चीजों का यूज करना है। अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, ई एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, implies En has a limit point, बट कन्वर्स की गारंटी नहीं है कि लिमिट पॉइंट रखेगा तो बाउंडेड होने की गारंटी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? पहले तो मैं कन्वर्स पार्ट की बात करता हूं। अगर मैं En डिफाइन कर लूं जिसमें एक टर्म को इनफाइनाइट, अब मैंने लास्ट क्लास में आपको लिमिट पॉइंट बनाने का प्रोसेस बताया था, अगर मुझे एक लिमिट पॉइंट बनाना है तो उस वैल्यू को इनफाइनाइट टाइम रिपीट करवा दो। तो 1 रख लेते हैं जब n इवन नेचुरल नंबर है, और n रख लेते हैं जब n ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो डेफिनेटली सीक्वेंस को अगर देखोगे तो ये आपके पास 1.23456 1 पे इसकी वैल्यू 1, 2 पे इसकी वैल्यू 1, 3 पे इसकी वैल्यू 3, 4 पे 1, देन 5, 1। तो सीक्वेंस कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि ओ टर्म कहां जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ, और ए वन टर्म क्या है? 1। तो इंप्लाइज दिस सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट बट इट इज अनबाउंडेड। इस सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये सीक्वेंस क्या है? मेरा अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये जो मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखी कि अगर सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि इफ द सीक्वेंस En हैज अ लिमिट पॉइंट डज नॉट इंप्लाई दिस सीक्वेंस En इज बाउंडेड सीक्वेंस। इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर मेरे पास En बाउंडेड है, En इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा? इंप्लाइज एंड इंप्लाइज जो रेंज ऑफ En है इज बाउंडेड। सीक्वेंस बाउंडेड है, सीक्वेंस एक फंक्शन है, सीक्वेंस फंक्शन है तो उसका रेंज अगर बाउंडेड होगा तो वो फंक्शन भी बाउंडेड होगा। तो सीक्वेंस इज बाउंडेड, देन इंप्लाइज एंड इंप्लाइज रेंज इज बाउंडेड। अब रेंज के लिए दो सिचुएशन हो सकती हैं, रेंज कैन बी फाइनाइट और कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, यहां पे इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड, तो बोल जाना वेरस्ट्रास थ्योरम से इंप्लाइज REN हैज अ लिमिट पॉइंट और REN हैज अ लिमिट पॉइंट इंप्लाइज En हैज अ लिमिट पॉइंट, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि रेंज के जो लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट हमेशा होंगे। ठीक है, अब अगर आपका रेंज फाइनाइट है तो नाउ नंबर ऑफ टर्म्स इन En
वो क्या है, इनफाइनाइट, एंड रेंज ऑफ ए एन वो क्या है, फाइनाइट है। तो implies there must exist some k belongs to natural number such that ak equal to alpha, या there exists alpha belongs to range of an such that जो ak होगा वो इक्वल टू अल्फा होगा फॉर इनफाइनाइट के, क्योंकि रेंज में जो आता है वो डिस्टिंक्ट टर्म्स आती हैं, रेंज में जो आती हैं वो डिस्टिंक्ट टर्म आती हैं, वो कितनी है, फाइनाइट। टोटल टर्म इनफाइनाइट है तो किसी ना किसी एक टर्म को इनफाइनाइट टाइम रिपीट करना ही होगा। तो इंप्लाइज फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 a of k which is equal to alpha contained in alpha minus epsilon to alpha plus epsilon, तो implies alpha is a limit point। तो क्या प्रूफ हुआ, जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। लेकिन लिमिट पॉइंट है तो बाउंडेड की गारंटी नहीं है। तो रिलेशनशिप बिटवीन बाउंडेड सीक्वेंस एंड लिमिट पॉइंट आ गई, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड सब सीक्वेंस आ गई। और लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनशिप बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड रेंज डिसाइड किया था, क्लियर। कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं लिमिट के बारे में। इफ an हैज अ लिमिट, मैं लिमिट डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी, हैज अ लिमिट। अगर आप डायरेक्टली यहां पे हैं इस लेक्चर पे तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिकॉल करिए। लिमिट की डेफिनेशन लिख चुका हूं, अल्फा या an इज कन्वर्जेस टू अल्फा, उसकी डेफिनेशन रिकॉल करवा रहा हूं। इफ for every epsilon greater than 0 there exists some m belongs to natural number, क्या डेफिनेशन थी, mod of an minus a less than epsilon for every n greater than or equal to m, हर m greater than n के लिए ये ट्रू होना चाहिए। यानी कि इसको अगर मैं रियल लाइन पे देखूंगा तो ये मेरे पास कोई अल्फा है, ठीक है, और ये मेरे पास अल्फा माइनस एप्सिलॉन है, ये अल्फा प्लस एप्सिलॉन है। यहां पे डेफिनेटली सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है। यहां से देखो ये क्या लिख रहा हूं मैं, an माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मीनिंग क्या है, an जो है अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में, लेकिन इस mth टर्म और उसके बाद सारी टर्म इसी रेंज में है। तो इसका मीनिंग क्या है, इस mth टर्म से पहले यानी कि कुछ टर्म्स यहां पे होंगी, बट कितनी होंगी, ओनली फाइनाइट टर्म्स, ठीक है। और यहां पे भी कुछ फाइनाइट टर्म्स होंगी, ओनली फाइनाइट टर्म्स। तो जब भी आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया और बोला कि कन्वर्जेस टू अल्फा, देन एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा लीव्स ओनली फाइनाइट टर्म आउटसाइड ऑफ दिस नेबरहुड ऑफ अल्फा, यानी कि उस अल्फा के हर नेबरहुड के आउटसाइड में फाइनाइट टर्म होंगी, ऑब्वियसली इनसाइड कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो ये अगर चीज याद है ना, तो लिमिट की डेफिनेशन से जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे निकल जाएंगे। अब देखो यहां पे मेरे पास फाइनाइट टर्म है, यहां पे फाइनाइट टर्म है, तो यहां पे कोई एक मैक्सिमम होगा उसको कैपिटल एम दे देते हैं क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। यहां पे कोई मिनिमम होगा उसको स्मॉल एम दे देते हैं। तो दिस इंप्लाइज, क्या करेंगे अब, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो मेरा an है वो लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल m हो जाएगा। तो इंप्लाइज मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया, बाउंडेड। तो क्या प्रूफ हुआ, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, क्लियर। तो स्टेटमेंट क्या है, एवरी convergent sequence is bounded sequence। लेकिन if an is bounded does not implies an is convergent। bounded sequence may or may not be convergent। सिंपल एक एग्जांपल बना लो। सिंपली क्या है, an इक्वल टू -1 to the power n,
या n-1। दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस क्योंकि रेंज में सिर्फ 1 और -1 आना है, बट हैज 2 लिमिट पॉइंट, इंप्लाइज नॉन कन्वर्जेंट। क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो बाउंडनेस डज नॉट इंप्लाइज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट ऑलवेज इंप्लाइज बाउंडनेस। ठीक है, अब बाउंडेड सीक्वेंस में ऐसा क्या ऐड कर दे। देखो, अब मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस चेक करने के लिए, किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट चेक करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस डिफाइन करूंगा। इन्हीं में से कोई ना कोई एक पिक करके आपको एग्जाम में अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट चेक करने का पहला मेथड क्या है कि देखो, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होना ही पड़ेगा। तो अगर मेरा अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गया तो डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया, काम खत्म ही हो गया। अब बाउंडेड सीक्वेंस है, पहले तो ये वेरीफाई कर लीजिए, उसके साथ अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट पॉइंट है, डेफिनेटली वो कन्वर्जेंट हो। तो यहां लिख रहा हूं कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडनेस, लेकिन अगर मैं बाउंडनेस के साथ यूनिक लिमिट पॉइंट अप्लाई कर दूं तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आ जाएगी। तो वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मेथड टू प्रूफ अ सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट क्या है? अ सीक्वेंस शुड बी बाउंडेड एंड इट हैज यूनिक लिमिट। ठीक है, तो मेरे पास ए एन बी एनी सीक्वेंस, then En is convergent if and only if En is bounded and has a unique limit point। सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए और सिर्फ एक लिमिट पॉइंट रखे। ठीक है, देखो यहां से हम यहां पे ऑलरेडी जा चुके हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो प्रूफ कर चुके हैं कि एक ही लिमिट पॉइंट होगा। अभी प्रूफ करा है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगा। तो कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड एंड यूनिक लिमिट, हमें सिर्फ कन्वर्स प्रूफ करना है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एन इज बाउंडेड एंड अल्फा इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ एन। ठीक है, मैं ज्योमेट्रिकली दिखा रहा हूं, मैथमेटिकली आप लिख सकते हो। ठीक है, एन बाउंडेड है, अल्फा इज एनी लिमिट पॉइंट। तो एन बाउंडेड है तो इंप्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट सम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट जो आपका एन है वो लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल एम। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू दिस होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होगा। एंड एक्स्ट्रा क्या है? अल्फा इज ओनली लिमिट पॉइंट। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या ये लिखेंगे जो मेरा एन है ए के बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट के। इनफाइनाइट मैनी के लिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं रियल लाइन पे। ये मेरा सीक्वेंस का अपर बाउंड है और ये मेरे सीक्वेंस का लोअर बाउंड है। ठीक है, यहां पे मेरे पास मान लेते हैं कोई अल्फा है, ये अल्फा प्लस एप्सिलॉन आ गया, कोई भी एप्सिलॉन आर्बिट्ररी है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन है। इस रीजन पे ऑलरेडी कितनी टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स हैं ऑफ एन। इस रीजन पे इनफाइनाइट टर्म्स हैं इस सीक्वेंस एन की। ठीक है, अगर मैं इस रीजन पे मान लूं कि इनफाइनाइट है, तो इफ देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट ए आर बिलोंग्स टू दिस स्मॉल एम टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, तो implies there exists a limit point in small m to alpha minus epsilon। क्योंकि अभी प्रूफ करके आए हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस अगर किसी रेंज में है तो उसके पास लिमिट पॉइंट मिलेगा। अगर सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म किसी एक रेंज में आ गई तो इट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, इसको मान लेते हैं बीटा, एंड बीटा डेफिनेटली नॉट इक्वल टू अल्फा विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां कितनी टर्म्स मिलेगी? ओनली फाइनाइट टर्म।
ठीक है। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट टर्म फाइनाइट टर्म्स इन कहां पे अल्फा प्लस एप्सिलॉन टू कैपिटल एम। अदरवाइज यहां पे लिमिट पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन लिमिट पॉइंट तो एक ही है ना, वो कहां मिल रहा है, अल्फा पे। तो यहां पे भी कितने टर्म्स हैं, ओनली फाइनाइट टर्म है। तो यहां पे फाइनाइट टर्म है, यहां पे फाइनाइट टर्म है, तो इंप्लाइज इस हर नेबरहुड के आउटसाइड में कितनी टर्म है, फाइनाइट टर्म है। तो इंप्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट सम के belongs to natural number such that en belongs to alpha minus epsilon alpha plus epsilon for all n greater than or equal to k. The implied sequence is convergent. ठीक है। तो कभी भी किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट चेक करना है तो सबसे पहला काम क्या है, उसको चेक करिए कि वो बाउंडेड है या नहीं है। बाउंडेड नहीं है तो काम खत्म हो गया। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड की स्टेप क्या है, उसके लिमिट पॉइंट फाइंड करिए। अगर एक ही लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्जेंट, अगर एक से ज्यादा है तो नॉन कन्वर्जेंट। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आई जो हम थ्रू आउट यूज करेंगे। क्लियर। तो बाउंडेड का लिमिट पॉइंट से रिलेशन पढ़ चुके हैं, लिमिट पॉइंट का सब सीक्वेंस से रिलेशन पढ़ चुके हैं, और लिमिट का बाउंडेड से रिलेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसी चीजों का यूज करके कुछ सेट थ्योरी के रिजल्ट्स हैं, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास ए एंड बी कोई भी दो सेट्स हैं, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, कोई भी रैंडम नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन हमने डिफाइन किया था ए प्लस बी। वो क्या था, ए प्लस बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो मैं यहां 4 स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है। सबसे पहले अगर मेरा ए सेट ओपन सेट हो जाए एंड बी इज एनी सेट, तो इंप्लाइज ए प्लस बी इज ओपन। ठीक है। ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, आप बाय डेफिनेशन इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो मेरे लिए थोड़ा टफ हो सकता है, ये जस्ट डेफिनेशन लेनी है, इसका कोई एक पॉइंट पिक करोगे, उसको इंटीरियर पॉइंट प्रूफ कर दोगे, काम हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरा ए क्लोज्ड है एंड बी भी क्लोज्ड है, डज नॉट इंप्लाइज ए प्लस बी जो है वो क्लोज्ड हो। एक क्लोज्ड है, बी क्लोज्ड है, तो ए प्लस बी के क्लोज्ड होने की गारंटी नहीं है। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ए को लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लोज सेट होता है आपका। बी सेट पिक करते हैं माइनस एम प्लस 1/m विद m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। जब मैं यहां देखूंगा तो ये भी क्लोज सेट है। रीजन क्या है, a डैश फाई है, b डैश फाई है। ठीक है। हम लिमिट पॉइंट ऑलरेडी इसके भी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। अब देखो, अगर मैं a प्लस बी लिखता हूं तो a प्लस बी का मीनिंग क्या है, यहां n माइनस एम प्लस 1/m, एन एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब देखो, यहां से मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं, n इक्वल टू m पुट कर देता हूं, तो एक bn सीक्वेंस बनाते हैं विच इज 1/n। डेफिनेटली बिलोंग करेगा a प्लस बी से, bn कन्वर्ज करेगा 0 पे, बट जो 0 है डज नॉट बिलोंग्स टू a प्लस बी। बाय सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट पॉइंट, 0 is a limit point of a plus b, but 0 does not belongs to a plus b, implies a plus b is not closed. ठीक है। तो sum of two closed set may or may not be closed. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे,
ए अगर क्लोज्ड है, बी क्लोज्ड है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन पुट करने के बाद सम क्लोज्ड हो जाएगा? तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर मेरा ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो जाए, हम रियल लाइन पे बात कर रहे हैं तो ए इज कॉम्पैक्ट, ए जो है मेरा क्लोज्ड है, बाउंडेड है, रियल लाइन पे क्लोज बाउंडेड इंप्लाइज कॉम्पैक्ट, एंड बी अगर मेरा कोई भी क्लोज सेट है तो कंक्लूजन इज ए प्लस बी इज क्लोज्ड। ठीक है, बाउंडेड की गारंटी नहीं है क्योंकि बी बाउंडेड नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये कैसे प्रूफ होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज कि किसी कॉम्पैक्ट सेट को बाउंडेड क्लोज सेट में ऐड करोगे तो क्लोज मिलेगा, और इसी का यूज करके प्रूफ कर सकते हो कि दो कॉम्पैक्ट सेट को ऐड करोगे तो वो कॉम्पैक्ट सेट ही मिलेगा। वो ऑब्वियस है, ये ऑलरेडी कॉम्पैक्ट है, अगर ये भी कॉम्पैक्ट हो गया तो दो बाउंडेड सेट का सम बाउंडेड होगा, एक कॉम्पैक्ट है दूसरा क्लोज्ड है तो सम क्लोज्ड हो जाएगा, तो ए प्लस बी क्लोज भी हो जाएगा, बाउंडेड भी हो जाएगा, तो रियल लाइन पे कॉम्पैक्टनेस आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी क्लोज्ड है, तो अगर अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए प्लस बी पिक करते हैं, अल्फा ए प्लस बी का कोई भी रैंडम लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होता है, लिमिट पॉइंट मिलने का मतलब क्या सेट का, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस से अल्फा एन डिफाइन ऑन, कहां पे, जिस पे लिमिट पॉइंट मिल रहा है ए प्लस बी, सच दैट अल्फा एन कभी भी अल्फा के इक्वल नहीं होगा, एंड अल्फा एन कन्वर्जेस टू अल्फा आ जाएगा। क्लियर? अब अल्फा एन किसका मेंबर है, ए प्लस बी का, क्योंकि इस पे डिफाइन है, तो एंड अल्फा एन मेरा क्या होगा, ए एन प्लस बी एन टाइप का होगा, और ये कहां कन्वर्ज कर रहा है, अल्फा पे कन्वर्ज कर रहा है। ए एन बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल ए है, और कैपिटल ए क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड, क्योंकि कॉम्पैक्ट बाउंडेड सीक्वेंस है, ए बाउंडेड है तो ए एन इज बाउंडेड, ए एन बाउंडेड है तो इंप्लाइज ए एन हैज अ लिमिट पॉइंट, और मैंने आपको अभी बताया कि लिमिट पॉइंट मिलने के बाद क्या काम करना है आपको, उसको मान लेते हैं ए, तो देयर एग्जिस्ट ए एन के सबसीक्वेंस सच दैट, ये जो मेरा ए एन के है इट शुड बी कन्वर्जेस टू ए। तो अभी तक जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है सारी एक साथ मिक्स होके अप्लाई होंगी, यहां तक क्लियर है। अगर ए एन के ए पे जा रहा है तो अल्फा एन के, या मैं यहां से बी एन के डिफाइन कर लेता हूं, बी एन के क्या आ जाएगा, अल्फा एन के माइनस ए एन के। अल्फा एन अल्फा पे जा रहा है, अल्फा एन के उसका कोई सबसीक्वेंस होगा, वो भी कहां जाएगा, अल्फा पे, तो दिस इंप्लाइज दिस बी एन के कन्वर्जेस टू, वेट, एक सबसीक्वेंस मिलेगा जो ए एन के पे कन्वर्ज करेगा, एंड ये जो ए होगा वो कैपिटल ए का मेंबर होगा क्योंकि सेट क्लोज्ड भी है, तो इसके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे इसी सेट के अंदर होंगे, तो ये इंफॉर्मेशन यूज होगी। तो ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज कर गया, कन्वर्जेस टू बी। ठीक है, नाउ बी एन के डिफाइन ऑन बी है, एंड बी एन के कन्वर्ज कर रहा है बी पे, तो इंप्लाइज ये जो बी होगा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, लेकिन बी क्लोज दिया हुआ है तो बी शुड बी मेंबर ऑफ दिस कैपिटल बी, तो इंप्लाइज जो आपके पास बी है वो कैपिटल बी का मेंबर हो गया, तो इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए प्लस बी, एंड अल्फा एन के वो क्या होगा, ए एन के प्लस बी एन के, ये कहां कन्वर्ज करेगा, ए प्लस बी पे, लेकिन ये किसका सब सीक्वेंस है, अल्फा एन का सब सीक्वेंस है, तो अल्फा एन के सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, सॉरी अल्फा एन,
तो इम्प्लाइज अल्फा एन के मस्ट कन्वर्जेस टू अल्फा, लेकिन कहां कन्वर्ज कर रहा है, ए प्लस बी पे, लेकिन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है, तो इम्प्लाइज अल्फा शुड बी ए प्लस बी विच इज मेंबर ऑफ ए प्लस बी। तो इस सीक्वेंस के जितने भी लिमिट पॉइंट है, अगर अल्फा इसका लिमिट इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो इसी सेट के मेंबर बन गए, तो इंप्लाइज ए प्लस बी इज क्लोज्ड। ठीक है, तो किसी भी कॉम्पैक्ट सेट में क्लोज सेट को ऐड कर दोगे तो क्लोज मिले। ये बेनिफिट है सीक्वेंशियल डेफिनेशन का। अगर इसी चीज को आपको एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूफ करना हो तो कैलकुलेशन बहुत है, वहां कंफ्यूजन बहुत होगा। तो ट्राई करिए चीजों को सीक्वेंशियल डेफिनेशन से प्रूफ करने के। ठीक है, तो इसी में एक और स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी फिर। तो हमने क्या प्रूफ करा कि इफ ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, यानी कि कॉम्पैक्ट एंड बी क्लोज्ड है, तो इंप्लाई किया कि ए प्लस बी जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा। अब इन्हीं को ऐसे भी एक्सटेंशन में लिख सकते हैं कि ए अगर कॉम्पैक्ट है एंड बी भी कॉम्पैक्ट है तो ए और बी दोनों बाउंडेड होंगे। सम ऑफ टू बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, और एक कॉम्पैक्ट है दूसरा क्लोज्ड है तो सम इज क्लोज, तो ए प्लस बी क्लोज भी हो जाएगा, बाउंडेड भी हो जाएगा, तो इंप्लाइज ए प्लस बी इज कॉम्पैक्ट। और इसी टाइप से जब मैंने रियल लाइन पे कनेक्टेड की बात करी थी, तो कनेक्टेड क्या होता है, एक इंटरवल होता है, और दो इंटरवल को ऐड करोगे वो अपने आप में एक इंटरवल ही मिलेगा। तो अगर मेरे पास ए एंड बी कनेक्टेड है, ये सारी टर्म्स कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में यूज होंगी। इंप्लाइज ए प्लस बी इज ऑलवेज कनेक्टेड। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें हम सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी में। अब इसके बाद आपके पास कुछ और डेफिनेशंस ऐड होंगी, जैसे मोनोटोनिक सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट से क्या रिलेशन है, मोनोटोनिक सीक्वेंस का डाइवर्जेंट सीक्वेंस से क्या रिलेशन है, अनबाउंडेड सीक्वेंस और डाइवर्जेंट में क्या रिलेशन है, एक साइड बाउंडेड हो डाइवर्ज नहीं करे तो लिमिट पॉइंट में क्या रिलेशन है। तो ये कुछ और डेफिनेशन है जो हमें रीड अप करनी है, और जितनी जल्दी आपकी डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर होंगी उतना इजी होगा सीक्वेंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू।